राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के नॉलेज सेशन में शामिल हुए गुजरात राज्य के कृषि मंत्री राघवजी भाई पटेल। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को कहा कि भारत का दृष्टिकोण सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन पर जोर देता है। दिल्ली धुंध की मोटी चादर में डूबी हुई है। स्मॉग टावर, जिसका उद्घाटन 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत धूमधाम के बीच किया था, लॉक कर दिया गया है। कनॉट प्लेस में स्थित 23 करोड़ रुपए का स्मॉग टावर इस तथ्य के बावजूद चालू नहीं है कि राष्ट्रीय राजधानी और इसके पड़ोसी क्षेत्रों में खतरनाक वायु गुणवत्ता स्तर देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में किसान, नौजवान और महिलाओं पर पूरा फोकस किया गया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने आज कहा कि वह तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी और इसके बजाय उन्होंने कांग्रेस को समर्थन करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को केंद्र सरकार को 2024 के आम चुनाव से पहले संविधान अधिनियम 2023 को तुरंत लागू करने का निर्देश देने के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की, जो लोकसभा में महिला आरक्षण शुरू करने का प्रस्ताव करता है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा ने राज्य में अपना प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रीवा के त्योथर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया, तारीख पे तारीख वाली अदालत नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि वकीलों ने पिछले 2 महीनों में 3688 मामलों में स्थगन मांगा, जबकि इसमें से अधिकांश तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख किया गया था। बस्तर के नक्सल प्रभावित चांदमेटा गांव में पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से 12 सीटें बस्तर संभाग के अंतर्गत आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी पवेलियन, स्टार्टअप पवेलियन और फूड स्टार्टअप के विषय में प्रशंसा करते हुए कहा कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि आज बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है, इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन और भी अहम हो गया है। देवी और सज्जनों, आप सभी का वर्ल्ड फूड इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आप सबका अभिनंदन है। अभी मैं टेक्नोलॉजी पेविलियन को देख करके यहाँ आया हूँ। जिस तरह यहाँ टेक्नोलॉजी पेविलियन, स्टार्टअप पेविलियन और फूड स्ट्रीट जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो अद्भुत है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। फ्रेंड्स, भारत में प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री को आज सनराइज सेक्टर के रूप में देखा जा रहा है। पहले वर्ल्ड फूड इंडिया से के आयोजन से जो परिणाम प्राप्त हुए, वो भी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का एफडीआई आया है। ये भारत सरकार की प्रो इंडस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसीज का परिणाम है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी
हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, आज भारत में ये जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज बनी हैं, वो फूड सेक्टर को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। पिछले 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए, हर स्टार्टअप के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रैपिड जरूर लग रही है। इसके पीछे हमारी कंसिस्टेंट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है। हमारी सरकार के दौरान ही भारत ने पहली बार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई। हमने नेशन वाइड लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा किया। आज भारत में 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स तैयार हुए हैं, जो सीधे डिस्ट्रिक्ट सीधा ग्लोबल मार्केट से जुड़ रहे हैं। और मैं जो लोग दिल्ली है, दिल्ली के आसपास यहाँ जो इन विषयों में रुचि रखते हैं, कभी 3 दिन ये फेस्टिवल यहाँ चलने वाला है। आप जरूर आइए। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री शाह ने आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया। इस अवसर पर शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी घोषणा पत्र हमारा संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद हमें इस राज्य के लिए काम करने का मौका मिला। यहाँ 15 साल तक रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चली। ये 15 वर्ष छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले रहे। शाह ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम आने वाले 5 सालों में करेगी। आज यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से ढेर सारे लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त कर जिस चुनाव के एजेंडे पर हम चुनाव लड़ने चाह रहे हैं, वो घोषणा पत्र को आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था, वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ये 15 साल छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया है। मुझे मालूम है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घुमा हूँ, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। 15 साल जो हमारे रहे, वो 15 साल में रमन सिंह के नेतृत्व में और 5 साल रमन सिंह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। शुरुआत के 10 साल ढेर सारी अड़चने होने के बावजूद भी हमने छत्तीसगढ़ का दिन दूना रात चौगुना विकास करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के कई दुर्गम क्षेत्रों को नक्सलवाद के कहर से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने का काम भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पोषण की गारंटी देने वाला समग्र देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला भी सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। समग्र देश में मातृत्व के अवकाश की परिकल्पना छत्तीसगढ़ राज्य ने सेट की। पंचायत चुनाव में माताओं बहनों को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। हमने लाखों लोगों के साथ चर्चा कर एक घोषणा पत्र तैयार किया है। हमने तय किया है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर ली जाएगी। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं, हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। इसके अलावा भी ढेर सारे छोटी छोटी चीजों को एड्रेस करने वाले हमारे वादे हैं। हमने हर सीट का भी एक घोषणा पत्र बनाया है, हर संभाग का भी बनाया है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इसका डिटेल अभ्यास कर हमारे संकल्पों को छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाइए। और छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं आश्वस्त करने आया हूं कि हम सब भी जब भी चुनाव में आते हैं हमारा हिसाब लेकर आते हैं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार आपकी बनाई हुई नई सरकार का हिसाब किताब लेकर आपके सामने आएगी, ये वादा करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर मची सियासी घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभनपुर में आम सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे उन्हें पूरा किया है। हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था और हमने सरकार बनते ही 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की। वहीं सीएम ने 500 रुपए में सिलेंडर रिफिल, 200 यूनिट तक बिजली का बिल माफ, मजदूरों को 10,000 रुपए जैसी कई अन्य घोषणाएं भी की। मैं यही चाहूंगा इस बार भी कांग्रेस पार्टी को वोट देकर आप ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर आप कामयाब कराएंगे। दूसरी बात, ये यहाँ पर जो कांग्रेस का काम हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ है और मुझे खुशी है कि सभी लोग एक मत से तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि भूपेश बघेल आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर का माहौल को खराब करने के लिए मोदी और शाह जी आ रहे हैं। एक बार तो मोदी जी आके गए शायद, और वो आकर क्या कहे तो भूपेश बघेल कि राज्य में 30% काका ऐसा कुछ बोले। अरे ऐसा ही कर्नाटक में बोलते थे इन्होंने, हमने उनकी 40% सरकार को निकाल दिया, अब वो यहाँ 30% बोल रहे हैं। तो
बीजेपी का वहाँ 40% था और यहाँ कांग्रेस को इसलिए बोल रहे 30% कि यहाँ पर कुछ भी करप्शन नहीं है, अपना काम कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो मिल रहा है, लेकिन किस ढंग से बदनामी करना, चलो इनको भी कुछ बोलेंगे तो वो 30% बोलते फिर रहे हैं। भाई मोदी जी, आपने जो वायदा किया वो तो निभाया नहीं, लेकिन जब कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, इन्होंने जो वायदा किया था और वो भूपेश बघेल जी से करवाया, ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी देन है और उन्होंने पूरा किया। आज 3 तारीख है, 7 तारीख के मतदान हुई, दूसरा चरण के मतदान 17 तारीख हुई। बिल्कुल तिहार मानवो और वोट करे बर जावो। दिवाली तिहार भी है, धान कटाई भी है और ओकर साथ साथ अगला 5 साल हमला सुरक्षित करना है। काकर हाथ में देना है सत्ता की चाबी, एला तय करे बर 17 तारीख के आप मतदान करना है। 5 साल हमार सरकार रही, 5 साल में जिन्हें आपके साथ मिलके जिन काम करें ओकर लाभ आप मन उठाए और बताए की जरूरत नहीं है। 5 साल पहले राहुल जी कह रही से कि हम किसान के ऋण माफी करबो, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करबो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदबो, बिजली बिल हाफ करबो, 35 किलो चावल हर परिवार ल देबो। ये बात राहुल जी कह रही से, ये सब काम होइस कि नहीं होइस? ज्यादा हो गए। राहुल जी तो 2500 कह रही से, ये साल 2640 और 2660। तो आज 5 साल जिन काम करें तेन आपके सबके जानकारी में है। अब आगे आपके आशीर्वाद मिली, कहन कि किसान के कर्जा माफ, फिर से कर्जा माफ। गैस सिलेंडर तेन बड़ा महंगा हो गया ना, महंगा। अब वो में एक बार रिफिलिंग कराबे तो 500 रुपया आपके खाता में चल दे, दूसरा बार कराबे फिर 500 रुपये जाए, तो रिफिलिंग कराबे और 500 रुपया आपके खाता में, चाहे 2 बार हो 3 बार हो तो 500 रुपया आपके खाता में। या आप हमारा आशीर्वाद दो, सरकार बनी तो 200 यूनिट तक के कोनो ला बिजली बिल पटाए के जरूरत नहीं है, कोनो ला। और आप ला बता दो, आश्चर्य हुई आप ला, 49 लाख परिवार है जेकर कर बिजली कनेक्शन है, उनमें से हमार कर जेन आंकड़ा है तेकर हिसाब से 42 लाख परिवार ला बिजली बिल पटाए की जरूरत नहीं है। चौथा बात है कि पढ़ाई लिखाई में बड़ा खर्चा होता, तो बस के किराया 50 किलोमीटर तक पहली माफ कर दे, नौकर मन के कार्ड बनवा दे, पिछले समय कर रहे हैं। और अभी अब पहली कक्षा से लेके स्नातकोत्तर तक, चाहे वो बीएससी करे, चाहे बी काम करे, एम काम करे, एमए करे, बीए करे, चाहे वो लड़का पॉलिटेक्निक करे, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले, चाहे वो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाए, पूरा खर्चा सरकार उठाई, कोनो ला पैसा दे के जरूरत नहीं है। तो दीदी बहनी मन सुन ला, तुम्हारे बिल्कुल राशन भी मिला थे, बिजली बिल के छूट भी मिला थे और लड़का मन के पढ़ाई खर्चा भी बांचा थे और गैस सिलेंडर में 500 के सब्सिडी। अब पड़ोसी जिला अब हमारा राजीव वाला है, ओकर वो पार तेंदू पत्ता संग्रहण करैया भी है, वो मल्ला साल में 4000 रुपया अतिरिक्त हमन देबो, तेंदू पत्ता तोड़ते ओकर अलावा भी 4000 रुपया देबो। छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल के गांव-गांव में घर घर में जाके आर्थिक सर्वेक्षण करे और ओमे 10.5 लाख परिवार है जेला भवन दे के आवश्यकता है और हमार पार्टी तय करे है, हमार सरकार बनाओ 17.5 लाख आवास पूरा छत्तीसगढ़ में हमन बना के देबो। तो भैया 5 साल हम सेवा करें छत्तीसगढ़ महतारी के और छत्तीसगढ़ की बेटी बेटा मन के, अब आगे आशीर्वाद दो तो फिर और तेजी से जिन काम मन बाँचे तेन मतलब पूरा करबो। यही निवेदन आप सबसे करत हूँ, तो आप सब धैर्य पूर्वक कर मन के बात ला सुनो। यही निवेदन करते हुए आप सब ला, क्योंकि चुनाव में अब बिना नारा उरा के बने नहीं भाई, है ना, तो जोरदार मोर संग नारा लगाओ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। सीएम योगी ने शुक्रवार को दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण, जल,
भूमि जीव जंतु पेड़ पौधों का समन्वित रूप है। यदि भूमि रहने लायक ना रहे, जल पीने लायक ना रहे, जीव जंतुओं का अस्तित्व संकट में रहे तो प्रौद्योगिकी का क्या महत्व रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का योगदान कैसे हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए नई प्रौद्योगिकी को देसी तकनीक से जोड़कर जैव परिस्थिति के अनुकूल बनाकर अपनाना होगा। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए इस फील्ड के सभी विशेषज्ञगण, शोध छात्र और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभी यहाँ के छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, महाविद्यालय परिवार को मैं एक समसामयिक विषय को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दिया है जो पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास। पर्यावरण है क्या? किसको हम पर्यावरण कहते हैं? पर्यावरण जल, भूमि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब का जो समन्वित रूप है यही पर्यावरण है। अगर इसका अस्तित्व ही संकट में होगा, याद करिए, भूमि रहने लायक न रहे, जल पीने लायक न रहे, धरती में जीव और जंतु ये दोनों का अस्तित्व संकट में आ जाए तो फिर उस प्रौद्योगिकी का या उस विकास का हमारे जीवन में क्या महत्व होगा। और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो एक महाविद्यालय के द्वारा प्रारंभ की जा रही है और जिस संगोष्ठी के माध्यम से लोग इस पर अपने स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं। अक्सर होता है हम इन सभी मुद्दों को सरकार के भरोसे छोड़ते हैं या संस्थाओं के भरोसे छोड़ते हैं। ऐसे ही जैसे कूड़ा प्रबंधन, शहरी क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी हमें मान लेते हैं तो नगर निकाय की जिम्मेदारी है और हम बड़ी आसानी से अपने घर के कूड़े को निकाल के सड़क पे या नाली में फेंकते हैं, जबकि ये नागरिक जिम्मेदारी ज्यादा है किसी नगर निकाय से। और नगर निकाय अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नागरिकों को भी इसके प्रति जोड़ ले तो आंदोलन सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का योगदान कैसे हो सकता है? आज भी इस प्रकार के मॉडल हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। और भारत के गांव इस दिशा बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के पास अपनी देसी मॉडल थे, देसी तकनीक की, देसी तरीका था। वे अपने मॉडल की ब्रांडिंग नहीं करते थे, वे उसके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विरासत में जो कुछ प्राप्त हुआ उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में प्रदान किया और परिणाम था गांव स्वावलंबी होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, खुशहाल होते थे। समय के अनुरूप हमने भले ही तकनीक को कहा, तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस तकनीक को अपने देसी पद्धति के साथ जोड़ करके इसको और आगे बढ़ा सके। जो मैंने आपको बताया कि यूरोप की तकनीक यूपी में लागू हो या आवश्यक नहीं, इसके लिए हमें यूपी की जैव परिस्थिति के अनुसार यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप कौन सी तकनीक यहाँ के लिए फिट बैठती है या हमारे शिक्षण संस्थानों को तय करना होगा। उसके अनुरूप उस प्रकार की शोध को आगे बढ़ाना पड़ेगा और देसी तकनीक को अगर आप करेंगे तो पर्यावरण हितैषी भी होगा और एक डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल मॉडल, एक सतत विकास के मॉडल को भी देने में सफल होगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को जो 2 दिनों तक चलने वाली है, यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इस दिशा में किसी एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ने में सहायक होगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए जो भी यहाँ पे अतिथि वक्ता आए हैं, विशेषज्ञ आए हैं, शोधार्थी आए हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में भागीदार बनने, अपने रिसर्च पेपर उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम थोड़ा स्थानीय मुद्दों पर फोकस अपनी बात को करेंगे और कुछ नए मॉडल देने में
और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर पाएंगे तो उसके परिणाम बेहतर आ पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में AQI तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में वैक्यूम मशीनें 8 घंटे की बजाय अब 12 घंटे धूल साफ करेंगी और टैंकर भी पानी का छिड़काव करेंगे। इसके साथ ही पॉल्यूशन हॉटस्पॉट के अलावा पूरी दिल्ली में अब मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। अब ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। ग्रैब 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पे रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेजर लिए जा रहे हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए 5वीं क्लास तक के लिए बैन कर दिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो प्रतिबंध जो पहले से चल रहे थे उनको लागू करते हुए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन सभी निर्णयों को जमीन पे लागू करने के लिए अभी हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ अभी बैठक की और उसके लिए निर्देश दिए हैं, क्योंकि कई जगह से हमें ये शिकायत मिल रही थी कि सर्कुलर जारी हो रहे हैं, निर्देश जारी हो रहे हैं, पॉलिसी बन रही है, लेकिन जमीन पे उस तरह से ग्राउंड पे टीमें एक्टिव नहीं हो रही हैं जिसकी जरूरत है। तो आज खास तौर से जितने संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, सभी उच्च अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपनी मॉनिटरिंग का स्पेशल सिस्टम बनाएं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाए कि उसकी ग्राउंड पे जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। DPCC की टीमें, रेवेन्यू विभाग की टीमें ग्राउंड पर हैं, काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, मॉनिटरिंग, उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए। तो अलग अलग विभागों को अपना मॉनिटरिंग ग्राउंड सिस्टम को डेवलप करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि जो निर्णय ले रही है सरकार, उन निर्णयों को जमीन पे जो है मजबूती के साथ लागू किया जा सके। आज जो ग्रैब 3 के तहत जो डायरेक्शंस हैं, उसके तहत जो मुख्य निर्णय जो लिए गए, उसमें पहला है दिल्ली के अंदर जो वैक्यूम क्लीनर है, मशीनें, उनको समय बढ़ाने का डायरेक्शन दिया गया है। अभी तक दिल्ली की सड़कों पर 52 MRS मशीन जो है वो MCD की चल रही थी। उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि 8 घंटे की जगह उसका जो है 12 घंटे उसको चलाया जाए। उसी तरह से टोटल जो वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए 345 जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मशीनें काम कर रही हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि उनकी संख्या भी अब 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे किया जाए, जिससे से ज्यादा एरियाज में वाटर स्प्रिंकलर को जो है वो पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ जो हॉट स्पॉट्स हैं, उनके अलावा भी अभी तक हॉट स्पॉट्स पे फोकस करके जो है एंटी स्मॉग गन चलाए जा रहे थे। अब हॉट स्पॉट्स के अलावा भी जिन जगहों पे ज्यादा कंजेशन की स्थिति है, जिन जगहों पे इस तरह की गतिविधियां हैं जिससे पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो अब पूरे दिल्ली के अंदर जहां जहां पे इस तरह के गतिविधियां हैं वहां पर मोबाइल एंटी स्मॉग गन को संचालित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो निर्णय आज हुआ है कि परिवहन जो व्यवस्था है सार्वजनिक, उसको बढ़ाने के लिए तो 2400 ट्रिप बसों के जो ट्रिप्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ शटल बस सर्विस को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। शटल बस सर्विस अभी 2 जगह पे मुख्य तौर पर RK पुरम से सेंट्रल सेक्रेटरिएट केंद्र सरकार का और गुलाबी बाग से दिल्ली सचिवालय के लिए शुरू किया गया है, जिससे कि लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को छोड़ करके और शटल बस सर्विस का उपयोग करें। साथ ही साथ मेट्रो ने आज से 60 ट्रिप जो है अपने बढ़ा दिए हैं। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अभी मेट्रो के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि हमने ट्रिप तो बढ़ा दिया है लेकिन अभी राइडरशिप नहीं बढ़ रही है। तो दिल्ली के लोगों से हमारी अपील है कि 60 ट्रिप एक्स्ट्रा कर दी गई है मेट्रो की, साथ ही साथ 2400 जो है वो ट्रिप जो है वो बसों की बढ़ा दी गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप जहां जरूरी ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कंट्रोल करने में आपका सहयोग हो सके।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।